जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके जीके और जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर है। ठीक है, तो कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसका रिस्पांस काफी अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज बिना किसी टाइम के, ठीक है, आपके लिए एक प्रेरणादायक कोट है जिसको कह सकते हो। ठीक है, डूबकर मेहनत करो, डूबकर मेहनत करो आज अपने सपनों के लिए, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। ठीक है, मेहनत एक ऐसी चीज है जिसको करने से कभी आपके हाथ खाली नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको ऊर्जावान बनाएगा। और इसके साथ ही हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो उसकी स्थापना होती है आपकी 1919 में। ठीक है, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा? आपका जेनेवा में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर मैं 1925 की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं 1925 की बात करता हूं तो 1925 में आपका जो स्थापना हुई थी आपकी WTO की स्थापना हुई थी, यानी कि विश्व, इसमें कह सकते हो आप विश्व पर्यटन संगठन की, किसकी? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब होती है आपका? तो 1925 में होती है। अगर मैं 1944 की बात करूं, 1944 में आपकी बस विश्व बैंक की स्थापना होती है। किसकी होती है? विश्व बैंक की। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगर मैं 1945 की बात करूं तो 1945 में आपकी IMF की स्थापना होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, आप से एक गुजारिश करना चाहूंगा, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जो आपका एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ग्लोब है यहां पर, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AR रहमान थे। ठीक है, अगर गोल्डन ग्लोब की बात करूं तो ये गोल्डन ग्लोब जो है वो आपका जो ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, जो आपका फिल्म क्षेत्र और आपका टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? AR रहमान थे। ठीक है, AR रहमान को यह अवार्ड 2009 में मिला था। तो किसके लिए मिला था? इनका एक गाना आया था, ये संगीतकार हैं, भारतीय संगीतकार हैं, इनका एक गाना आया था जिसका नाम है जय हो। क्या नाम है? जय हो। तो जय हो गाने के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला था। और ये किस फिल्म का गाना है? तो यह है आपका स्लम डॉग मिलीनियर का। स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए इन्होंने जय हो गाने को कंपोज किया था, जिसके लिए इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अगर मैं सैफुद्दीन किचलू की बात करूं तो सैफुद्दीन किचलू, ये वही सैफुद्दीन किचलू है जो आपका जलियांवाला हत्याकांड जिनके पीछे हुआ था। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन अवार्ड से नवाजा गया था। स्टालिन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सैफुद्दीन किचलू। उसके बाद अगर आचार्य विनोबा भावे की बात करता हूं, आचार्य विनोबा भावे की बात करूं तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, रेमन मैग्सेसे जीतने वाले पहले भारतीय। अगर रेमन मैग्सेसे की बात करूं तो इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे को। और इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करूं तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने जो आपका उत्तर पश्चिमी इलाका है भारत का, तो आज जब आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन के चलाने वाले कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उसी के साथ इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और पहले ये विदेशी थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के निवासी हैं। एक क्वेश्चन, इतनी सारी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस स्थान पर चंद्रयान 2 की लैंडर चंद्रमा की
जो सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस स्थान का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो जो चंद्रयान 2 था उसका जो लैंडर, आपको पता है कि चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग की गई थी 2019 में की गई थी। 2019 में जब ये लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहां इसका यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और किस एक स्थान पर जाकर के गिरा था। तो उस स्थान को क्या कहा गया है, उस स्थान को आपका तिरंगा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तिरंगा। ठीक है, अगर मैं भारत के चंद्रयान मिशनों की बात करूं, तो जो आपका पीएसएलवी चंद्रयान मिशन की बात करूं, तो पहला जो चंद्रयान मिशन था चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान अगर प्रथम की बात करूं तो यह आपका 2008 में भेजा गया था और यह भारत का पहला चंद्रयान मिशन था। ठीक है, अगर इस चंद्रयान मिशन की बात करूं तो इसको किस रॉकेट से भेजा गया था, तो पीएसएलवी C11 रॉकेट से इसको भेजा गया था। पीएसएलवी C11 रॉकेट से इसको भेजा गया था और चंद्रयान प्रथम जो था 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो संपर्क था वो टूट गया था और जिस स्थान पर इसका संपर्क टूटा था तो उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, उस स्थान को नाम दिया गया है जवाहर बिंदु। क्या नाम दिया गया है, तो जवाहर बिंदु। ठीक है, जवाहर बिंदु किस स्थान को दिया गया, यानी कि पहला जो चंद्रयान मिशन था जब वहां संपर्क टूटा था तो उस स्थान का नाम क्या रखा गया, जवाहर बिंदु। वहीं अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करूं, जो आपका चंद्रयान 2 है, चंद्रयान दूसरा था, वो कब भेजा गया था, आपको पता है कि 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। जिस रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग की गई थी उसका नाम था जीएसएलवी MK3। जीएसएलवी MK3 से इस चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई थी 2019 में। तो 2019 में इसके साथ में तीन चीजें भेजी गई थी, इसके साथ में तीन चीजें थी। एक था आपका ऑर्बिटल और एक था आपका आप कह सकते हो, एक था आपका लैंडर था। ठीक है, और एक आपका रोवर था। ठीक है, तो यहां लैंडर और रोवर के कुछ नाम रखे गए थे। जैसे लैंडर को आपका यहां पर क्या कहा गया था, आपका विक्रम। ठीक है, तो विक्रम इसका लैंडर का नाम रखा गया था और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें इसके साथ भेजी गई थी, जहां ऑर्बिटल था, एक लैंडर था और एक रोवर था। जहां लैंडर का नाम विक्रम रखा गया वहीं रोवर का नाम आपका प्रज्ञान रखा गया था। ठीक है, इसका भी संपर्क टूट गया था। तो लैंडर जिस जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ था चंद्रयान 2 की लैंडिंग में, जहां आपका जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था दक्षिणी ध्रुव पे, तो उस जगह को क्या कहा गया, उस जगह को तिरंगा नाम दिया गया। उस जगह को क्या नाम दिया गया, उस जगह को तिरंगा नाम दिया गया। ठीक है, तो ये है आपका चंद्रयान 2 की, जहां लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, तो ये विक्रम जो था जहां क्षतिग्रस्त हुआ था उस जगह का नाम क्या रखा गया था, तिरंगा रखा गया था। और शिव शक्ति की बात करता हूं, अगर मैं शिव शक्ति की बात करता हूं तो ये चंद्रयान 3 में लॉन्च किया गया। शिव शक्ति जो चंद्रयान 3 जहां सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, तो रोवर जिस जगह पर चला जहां लैंडर रुका उस जगह का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति। उस जगह का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति। ठीक है, तो शिव शक्ति उस जगह का नाम रखा गया। अगर मैं बात करूं कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से भेजा गया, LVM3M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अगर चंद्रयान 3 की अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो इसको कब लॉन्च किया गया था, आपको पता है कि 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और ये आपका 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर, यानी कि चंद्रमा के कहां पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। भारत क्या बना, पहला देश बना। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले चंद्रमा पर उतर चुके हैं देश, तो उससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले देश कौन से थे, तो सबसे पहले था आपका सोवियत संघ। पहले कौन था, आपका सोवियत संघ था। दूसरा आपका अमेरिका था। दूसरा कौन था, अमेरिका। और तीसरा कौन था, चीन। और चौथा देश कौन सा बना जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो भारत बना। सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और चौथा देश बना भारत। और चौथा देश जब भारत बना है तो ये चौथा देश बना है चंद्रमा पर उतरने वाला, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो चंद्रयान 1 2008 में पीएसएलवी C11 के द्वारा छोड़ा गया।
चंद्रयान 2 की बात करूं 2019 में GSLV Mk3 से छोड़ा गया, जहां 3 चीजें इसके साथ थी, ऑर्बिटल था, आपका विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। उसके बाद तीसरे की बात करूं, चंद्रयान 3 की बात करूं तो LVM-3M4 के द्वारा इसको छोड़ा गया, और जिस जगह पर विक्रम उतरा था उस जगह को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति नाम दिया गया। ठीक है, भारत पहला देश बना दक्षिणी ध्रुव पर क्या करने वाला? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ठीक है, और इस क्रम में कौन सा बना? चौथा देश। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग में जिसको आप टीबी भी कहते हो, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो क्षय रोग में आपको बता दें कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े। ठीक है, क्षय रोग की बात करूं तो ये एक जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम जो इसके करने वाला है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्या है आपका? ये एक जीवाणु है, और इस जीवाणु की वजह से मानव शरीर में क्षय रोग होता है। ठीक है, अगर मैं इन और ये जो आपका आंत है, आंत जो प्रभावित होती है, एक तो आपकी हैजा में प्रभावित होती है और एक आपका टाइफाइड में प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड में, तो टाइफाइड और आपकी हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है, और ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी एक जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, अगर मैं तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो तंत्रिका तंत्र भी क्या है आपका? तंत्रिका तंत्र भी तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित जो बीमारी है वो भी आपकी जीवाणु से होती है। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको बता दें कि अगर कोई भी एटम होता है, ठीक है, उसका एक न्यूक्लियस होता है और उसकी एक ऑर्बिट होती है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी ऑर्बिट में आपके चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। चक्कर लगाते हुए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? तो यह करा था आपका मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने। ठीक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर अगर प्रोटॉन की बात करूं, इसमें अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मैं ठीक है, उसके बाद अगर डाल्टन की बात करूं तो डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। ठीक है, अगर मैं एंडरसन की बात करूं तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसकी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आपको एक चीज आप याद रखते हो या बचपन से आपको पढ़ाई जाती है, ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट से यहां पर मतलब है इलेक्ट्रॉन का। यहां पर क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो थॉमसन थे। कौन थे? थॉमसन थे, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। और पा से बात करूं तो प्रोटॉन हो जाएगा। इस प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड थे। ठीक है, वहीं अगर मैं एन से बात करूं तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो चा से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, चा से क्या हो जाएगा? चैडविक। ठीक है, इतनी बात है इसमें। तो ईंट पर नाच, ईंट से इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, वहीं आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपको पता है कि कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य भारत में है। तो पहला कौन सा है आपका? भरतनाट्यम है। पहला कौन सा है आपका? भरतनाट्यम है। दूसरा क्या है आपका? कुचिपुड़ी है। दूसरा क्या है आपका? कुचिपुड़ी है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका सत्रिया। तीसरा क्या है? सत्रिया है। चौथा क्या है? कथक है आपका। चौथा क्या है? कथक है आपका। पांचवा क्या है आपका? ओडिसी है। पांचवा क्या है आपका? ओडिसी है। छठवां क्या है? मणिपुरी है। छठवां क्या है? मणिपुरी है। वहीं सातवां क्या है? कथकली है।
सातवां क्या है कथकली और आठवां क्या है मोहिनी अट्टम। क्या है मोहिनी अट्टम। अगर मैं इनकी बात करता हूं कि ये कौन कौन से राज्य से संबंधित है तो भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की बात करूं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया की बात करूं तो असम से संबंधित है। कथक की बात करूं तो आप यूपी कह सकते हो या नॉर्थ इंडिया कह सकते हो। ठीक है। ओडिसी की बात करूं तो उड़ीसा से संबंधित है। वहीं मणिपुरी की बात करूं तो आपका मणिपुर से संबंधित है। कथकली की बात करूं तो ये आपका केरल से संबंधित है। और वहीं मोहिनी अट्टम भी आपका किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। इतनी बातें इसमें। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कथक के लिए प्रसिद्ध है तो जयपुर घराना भी कथक के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ घराना भी कथक के लिए प्रसिद्ध है और बनारस घराना भी कथक के लिए प्रसिद्ध है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी। अगर मैं कथक से कुछ लोगों की बात करूं कि इससे जुड़े हुए लोग जो है आपके, एक तो इसमें सबसे फेमस नाम आता है आपका बिरजू महाराज का। जो बिरजू महाराज है वो किससे संबंधित है? आपके कथक से संबंधित है। वहीं आपके लच्छू महाराज आ जाएंगे तो लच्छू महाराज भी किससे संबंधित है? आपके लच्छू महाराज। तो लच्छू महाराज भी किससे संबंधित है? आपके ये भी आपके कथक से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति में निहित होती है किसकी? केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, अगर मैं यहां पर राष्ट्रपति की बात करता हूं, ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका आर्टिकल 52 होता है। ठीक है, आर्टिकल आपका 53 होता है। ठीक है, आर्टिकल 53, 54, 55, ठीक है, 56, उसके बाद 57, उसके बाद 58 और यहां पर आपका 59 और आपका 60 और इसके बाद 61। ठीक है, आपको इतना आर्टिकल तो पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। अगर मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूं तो यह राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगर 53 की बात करता हूं तो यही है आर्टिकल वो जो बताएगा कि कार्यपालिका की शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होगी? कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी आपकी राष्ट्रपति में। किसमें निहित होगी? आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो क्या है आपका? 53 है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित होगी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति। वहीं 54 की बात करूं तो इसमें आपका निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल होता है, किसका निर्वाचक मंडल होता है? आपका राष्ट्रपति का। कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के, जहां जहां राज्य में विधानसभाएं हैं, चाहे पुदुचेरी में हो और दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी विधानसभा है, उनको मिलाकर के लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के कौन से वाले सदस्य? आपके कौन से? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। वो सदस्य, निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल कौन से? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो 54 में क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल हो जाएगा। 55 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया। तो 55 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का। 54 में आपका निर्वाचक मंडल की बात करी गई है ना, और 55 में आपका निर्वाचक प्रक्रिया है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो कैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? तो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी। ठीक है, तो ये बात आपकी 55 में लिखी हुई है। वहीं 56 की अगर बात करें तो कार्यकाल दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? ठीक है, 57 की बात करेंगे तो पुनर्निर्वाचन की अहर्ताएं 57 में आपकी अनुच्छेद 57 में दी गई हैं। अगर 58 की बात करें तो यहां पर योग्यताओं के बारे में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, है ना, और आपका किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये आपकी योग्यता होती है। वहीं आपकी 59 की बात करूं तो कार्यकाल की दशाओं के बारे में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति पद पर है तो उसके पद पर रहते हुए उसके वेतन में छेड़खानी, वेतन में, भत्तों में छेड़खानी नहीं होगी, है ना। तो ये कार्यकाल की दशाएं हैं कुछ 59 में। आपकी 60 में शपथ के बारे में प्रावधान दिया गया है ना। अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति की शपथ कैसी होगी, है। उसके बाद 61 है आपकी, 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? तो ये आपका अनुच्छेद 61 बताता है।
है ना। तो ये आपके राष्ट्रपति 52 से लेकर के 61 तक ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो अनुच्छेद 53 कहता है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संविधान सभा में किन महिला सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रांत से हुआ था? कहां से हुआ था? तो उस टाइम का संयुक्त प्रांत और आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कितनी महिलाओं का, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि संविधान सभा जब बनी थी तो कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ था? तो आपकी 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था, ठीक है। उसमें से आप यह बता सकते हो कि संयुक्त प्रांत से निम्न में से कौन कौन सी थी। तो आपको पता है कि बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी, कमला चौधरी और आपकी सुचेता कृपलानी, ये तीनों महिलाएं जो थी वो कहां से थी? तो वो आपकी संयुक्त प्रांत से थी। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, है ना। आप पता है कि सुचेता कृपलानी जो थी आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। अगर मैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करता हूं, ठीक है, तो इनकी शुरुआत जो करने वाला था, यानी कि सबसे पहले योजना आयोग बना, तो योजना आयोग कब बनता है? आपका 1950 में, ठीक है। 1950 में योजना आयोग बना और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते थे, अब तो ये खत्म हो गया, इसके स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष होते थे पदेन जो पीएम होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर मैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहूं तो किसने की थी? तो आपका एमएस स्वामीनाथन का नाम आएगा, एमएस स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? भारत में अगर हरित क्रांति की बात करूं तो किसने की थी? तो एमएस स्वामीनाथन। अगर विश्व में आपसे हरित क्रांति की बात पूछे कि विश्व में किसने की थी, तो आपका नॉर्मन, आपका किसने की थी? तो बोरलॉग ने। किसने? बोरलॉग ने, है ना। तो बोरलॉग ने, आपका नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में किसने की थी? एमएस स्वामीनाथन ने, ठीक है। अगर मैं एमएस स्वामीनाथन की बात करता हूं, ठीक है, तो इनको तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अगर मैं 1967 में इनकी बात करूं तो इन्हें मिला था पद्मश्री। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री इन्हें कब मिलता है? 1967 में, ठीक है। पद्मश्री से इनको नवाजा गया, है ना। उसके बाद अगर मैं 1971 की बात करूं तो 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। वहीं आपका अगर 1972 की बात करूं तो पद्मश्री के बाद इनको पद्म भूषण से नवाजित किया गया था, यानी कि नवाजा गया था। तो पद्म भूषण इन्हें कब मिला है? 1972 में। अगर 1987 की बात करूं तो विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और कब मिला है वो? आपका 1987 में। 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। 1989 की बात करता हूं तो इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। अगर मैं 2024 की बात करूं, हाल ही में मोदी सरकार ने अनाउंस किया है कि इनको क्या दिया जाएगा? इनको भारत रत्न भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, देखो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में 4 हैं, ठीक है। सबसे ऊपर है आपका भारत रत्न, उससे नीचे आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण और फिर आता है आपका पद्मश्री, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जिनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चारों से नवाजा जा चुका है? तो कौन से हो जाएंगे? तो स्वामीनाथन भी उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो 67 में पद्मश्री हो जाएगा, 71 में रेमन मैग्सेसे मिला है, 72 में पद्म भूषण मिला है, 87 में विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है, 89 में पद्म विभूषण मिला है, और वहीं 2024 में हाल ही में मोदी सरकार ने घोषणा की है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां पर है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है वो आपका कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है आपका? कोलकाता में, ठीक है। अगर मैं इंडियन
इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करूं, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करूं, तो वो आपका कहां पर हो जाएगा, वो आपका देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, देहरादून में। अगर मैं नागपुर की बात करता हूं तो यहां पर आपका नीरी का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, नीरी का। ठीक है, तो किसका मुख्यालय है, नीरी का। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय, नीरी क्या है आपकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये कहां पर है आपका, ये है आपका नागपुर में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, नागपुर में। अगर मैं नीरी के अन्य अगर केंद्रों की बात करूं तो इसके अन्य केंद्र 5 हैं। ठीक है, इसके मुख्यालय कह लो या फिर अन्य मुख्यालय कह लो, तो इसके 5 हैं। तो पहला है आपका नई दिल्ली में, पहला कहां पर है आपका, नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा है आपका कोलकाता में। ठीक है, तीसरा है आपका मुंबई में, चौथा है आपका हैदराबाद में, और है आपका चेन्नई में। ठीक है, तो ये आपके 5 इसके मतलब कह सकते हो क्षेत्रीय मुख्यालय है नीरी के, है ना। नीरी क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल का सबसे ज्यादा यानी कि 1093 क्या है, सेक्स रेशियो है। उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका मणिपुर आता है। ठीक है, अगर वहीं आपकी तमिलनाडु के सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो कितना है, 993 है, और वहीं आपके आंध्र प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 992 है। ठीक है, वहीं आपका ये चारों क्या है, सबसे ज्यादा केरल का है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, और फिर उसके बाद मणिपुर का है। वहीं अगर यूपी के सेक्स रेशियो की बात करोगे तो कितना हो जाता है आपका, 912 हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, केरल। सबसे ज्यादा किसका है, केरल का, है ना। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। यूपी का कितना है, 912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो आपका किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। और कहां पर है आपका, गोवा में। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो आपका किस नदी पर है, तो आपका मांडवी नदी पर है। और वो कहां पर है आपका, तो आपका गोवा में है। ठीक है, अगर मैं चंबल नदी की बात करूं, ठीक है, तो चंबल नदी पर 2 बांध बड़े फेमस हैं। एक का नाम है चुलिया और एक का नाम है पुनासा। ठीक है, तो ये जो 2 बांध हैं, एक का नाम है चुलिया और एक का नाम है पुनासा, ये 2 बांध जो है आपके चंबल नदी पर हैं। और किस राज्य में है, तो आपके राजस्थान में। किस राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नर्मदा नदी की बात करता हूं तो नर्मदा नदी पर भी 2 बांध बड़े फेमस हैं, 2 बांध बड़े फेमस हैं। एक आपका हो जाएगा धुआंधार, एक आपका हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात, और एक जलप्रपात होता है आपका येन्ना। ठीक है, क्या है ये, जलप्रपात है ना। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है। और चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है। वहीं आपके नर्मदा नदी पर धुआंधार और येन्ना जलप्रपात हैं, जो आपके कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर वहीं आप शरावती की बात करोगे तो शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात है। क्या है, जोग जलप्रपात है। कौन सा है, जोग जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात। तो जलप्रपात किस नदी पर है, जोग, या इसको कहते हैं, क्या कहते हो आप, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका शरावती नदी पर है। ठीक है, वहीं अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करोगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो कुंचिकल है। क्या है, कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो किस नदी पर है, तो वराही नदी पर है। और किस राज्य में है, तो आपका कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, वराही नदी पर है। कहां पर है, कर्नाटक में। चंबल नदी पर 2 जलप्रपात, चुलिया और पुनासा राजस्थान में। वहीं आपका नर्मदा नदी पर आपके धुआंधार और येन्ना मध्य प्रदेश में। वहीं मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात
बात है और किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का नाम किस स्थान के बाद गंगा पड़ता है। ठीक है, तो गंगा नदी का नाम किस स्थान के बाद गंगा पड़ता है, तो आपको पता है कि देवप्रयाग के बाद। किसके बाद, देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी आकर के दोनों देवप्रयाग पर मिलते हैं, तो यहां से भागीरथी धारा और आपकी अलकनंदा धारा का दोनों का जो मिश्रण होता है या दोनों का संगम होता है, जब उसके बाद जो धारा निकलती है उसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों कहां पर आकर के मिलती हैं, देवप्रयाग पर, और यहीं से अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं, बन जाती हैं गंगा। ठीक है, यहां से गंगा बन जाती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदी जो है वो किस संगम पर मिलती हैं या किस प्रयाग पर मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग पर। कौन कौन सी नदी, धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग बनाती हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा आपका देव प्रयाग बनाती हैं। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि महासागरों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है। ठीक है, तो कौन सा कारक उत्तरदायी है महासागरों में ज्वार भाटा के लिए। ठीक है, आपको पता है कि ज्वार भाटा क्या है, कि जो समुद्र का जल है, समुद्र का जो जल है, समुद्र का जल का ऊपर उठ जाना क्या होता है, आपका ज्वार होता है, और इसी जल का नीचे गिर जाना ये क्या कहलाता है, आपका भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ज्वार और भाटा, ज्वार मतलब जल का ऊपर जाना और भाटा मतलब जल का नीचे गिर जाना। ठीक है, ये क्या है, तो ज्वार भाटा होता है। और ये किस कारण से होता है, तो ये सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण भी होता है, ये चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण भी होता है, और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार भाटा आते हैं। तो इन ज्वार भाटा के लिए जो उत्तरदायी कारक होंगे निम्न में से ये तीनों हो जाएंगे, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी घटना 1906 में हुई थी, तो 1906 में कौन सी घटना घटित हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, और कहां पर हुई थी, तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगा खान ने इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी, तो आगा खान ने मुस्लिम लीग को बनाया था, है ना। उसके बाद अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूं, तो इसकी स्थापना 1885 में होती है। कब होती है, 1885 में। किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम नाम का एक अंग्रेज था, उसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। कब की थी, 1885 में। जिस समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था आपका डफरिन। कौन था, तो डफरिन था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन होता है, आपको पता है कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। कब होता है, 1907 में। ठीक है, विचारधारा को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, 1907 में, जिसको आप क्या कहते हो, सूरत अधिवेशन में, यानी कि सूरत फूट कहते हो इसको, है ना। तो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विचारधारा के आधार पर विभाजन हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, इतनी बातें इसमें। अगर मैं लखनऊ पैक्ट की बात करता हूं, तो जो लखनऊ पैक्ट था आपका वो कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें आपका ये जो मुस्लिम लीग बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये दोनों ने समझौता किया था। और इसी में जो सूरत में इस कांग्रेस में विभाजन हुआ था, किस गरम दल और नरम दल के आधार पर, ये भी क्या हो गए थे, ये भी एक हो गए थे। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट जो था वो कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और आपका कौन, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों क्या कर गए थे, समझौता कर गए थे। ठीक है, इस अगर मैं अधिवेशन की बात करूं जो लखनऊ में 1916 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो आपका कौन थे, आपका अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 के अधिवेशन की। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में बयाना क्षेत्र किस
लिए प्रसिद्ध था? मुगल काल में अगर बात करें तो बयाना क्षेत्र, ठीक है, बयाना सबसे पहले आपको यह बता दें कि बयाना भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है। किसमें? भरतपुर जिले में पड़ता है, जो राजस्थान का एक जिला है, ठीक है, उसका एक क्षेत्र है बयाना, है ना। यहां से मुगल काल में बयाना क्षेत्र से सर्वाधिक, मतलब ऐसे कह सकते हो कि सर्वाधिक मात्रा में नील का उत्पादन होता था। किसका उत्पादन होता था? नील का उत्पादन होता था। अगर मैं अफीम के उत्पादन की बात करूं कि मुगल काल में अफीम का उत्पादन जो होता था वो सबसे ज्यादा कहां से होता था? एक तो बिहार था जगह, और प्लस एक मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है। मालवा और बिहार से दोनों से क्या क्या उत्पादित किया जाता था? अफीम उत्पादित किया जाता था मुगल काल में। अगर मैं सोरा की बात करूं तो सोरा भी कहां से उत्पादित किया जाता था? तो सोरा भी आपका बिहार से उत्पादित किया जाता था। सोरा क्या है? सोरा एक बारूद, मतलब ऐसे कह सकते हो बारूद है, या इसका बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोरा का उत्पादन भी बिहार से। अगर मैं ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की बात करूं मुगल काल में, तो ये कहां से होता था? तो ये होता था आपका लाहौर से, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक ने घोड़े दागने और सैनिकों का हुगलिया लिखने की प्रथा को चलाया था? ठीक है, तो सल्तनत काल में घोड़ों को दागा जाता था और जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था, ताकि कोई सैनिक अपनी जगह दूसरा सैनिक ना भेज दे, ठीक है। तो ये किसने करा था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला जो वंश आया था वो कौन सा था? तो गुलाम वंशी था, ठीक है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, है ना। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये आपका गौरी का, जो मोहम्मद गौरी था उसका क्या था? ये उसका एक मतलब सेनापति था, ऐसे कह सकते हो, क्या था? सेनापति था। इसने भारत में आकर के गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगर बलबन की बात करूं तो बलबन आपका ये सल्तनत काल का ही एक शासक हुआ करता था, ठीक है, जिसने सिजदा पैवॉस चलाया था, यानी कि एक प्रथा थी सिजदा और पैवॉस की प्रथा को चलाने वाला कौन था? तो ये आपका बलबन था, ठीक है। और इसने नौरोज चलाया था, ठीक है, इसने नौरोज चलाया था। फारसी एक ये मतलब कह सकते हो आप नव वर्ष है नौरोज, ये किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। और इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। लौह और रक्त की नीति को भी किसने अपनाया था? तो ये भी आपका बलबन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं गयासुद्दीन तुगलक की बात करूं तो ये कौन था? ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। तो तुगलक वंश की स्थापना करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। वही गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता काल में तांबे का आयात निम्न में से किस स्थान से होता था? ठीक है, तो आपका किस स्थान से होता था तांबे का आयात? तो ये होता था आपका खेतड़ी से भी होता था, बलूचिस्तान, देखो खेतड़ी राजस्थान में एक खान है तांबे की, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, ओमान आपको पता ही है कि एक खाड़ी देश है। तो इन तीनों जगह से क्या होता था? तांबे का आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? किसका प्रावधान करता है? नागरिकता का, ठीक है। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाग 2, ठीक है। अगर भाग 1 की बात करोगे तो ये भारत के राज्यों के बारे में बताता है, भारत के राज्यों के बारे में बताता है, ठीक है। भारत के राज्यों के बारे में वर्णन कौन सा भाग करता है? भाग 1 करता है। भाग 2 क्या करता है? नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 आपका मूल अधिकारों के बारे में बताता है, मूल अधिकारों के बारे में बताता है। और वहीं आपका भाग 4 जो है वो आपका यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो भाग 4 बताता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यानी कि नागरिकता का कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, आपको पता है कि 11 मार्च 2024 को इसको लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए किस धार्मिक समुदाय को भारत की नागरिकता नहीं देता है? तो कौन सा समुदाय हो जाएगा इसमें आपका समुदाय हो जाएगा मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम को छोड़ करके 6 समुदायों को इसमें नागरिकता देने की बात है, जो कहां से आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। तो हिंदू, बौद्ध और पारसी 3 हो जाएंगे। 3 हैं आपके ईसाई, जैन और बौद्ध, ठीक है। ये 6 समुदाय हैं जो आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित
होने के आधार पर आपके यहाँ पे आकर के नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।